तो चलिए लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ बातें सोचते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पर टेक्निकलिटी है इस चैप्टर में जो आपको पूरे चैप्टर में दिखाई देंगी। सबसे पहले हम किस टाइप का मोशन से यहाँ पर डील करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा, मोशन इन प्लेन भी पढ़ा। ठीक है, तो देखिए कि किस टाइप का मोशन इस चैप्टर में आप डील करोगे। तो अगर हम मोशन को ओवरऑल एक्सपेंड करें, यानी मोशन का एक कैपिंग करें कि किस किस टाइप का हमारे पास मोशन होता है, तो एक बड़ा लेवल है जिसमें हम दो टाइप का मोशन देखते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, जो आपने जितनी चीजें पढ़ी थी बच्चों 1D 2D ये सारे किसमें आपने पढ़ा था, ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा था। और एक और मोशन होता है जिसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो मैं यहाँ पर इसको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में ही मोशन वर्ड इंक्लूडेड है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आप लॉज ऑफ मोशन में किस टाइप का मोशन से आप न्यूमेरिकल या किस टाइप के कॉन्सेप्ट से आप डील करने वाले। तो देखो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल होता क्या है, तो बहुत सिंपल सा, अगर बहुत सिंपल वर्ड में ट्रांसलेशनल मोशन को हम डिफाइन करें तो कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कुछ ऐसे मूव कर रहा हो कि उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा हो, तो उसे हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। यानी कि मोशन में, यानी ऐसे मोशन में पोजीशन चेंज होता है, यस पोजीशन चेंज होता है, लोकेशन ऑब्वियसली पोजीशन चेंज हो रहा है तो बॉडी का लोकेशन भी चेंज होता है, बट क्या चेंज नहीं होता है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है। ओरिएंटेशन चेंज का मतलब बहुत ध्यान से समझना, ओरिएंटेशन चेंज का मतलब है मुझे देखना, एक तो है कि मैं बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा हूँ, क्लियर है। अगर आप नोटिस करो तो मैंने पूरे पाथ में मेरा ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया है, लेकिन अगर मैं यूं घूमना शुरू करूं, ये देखिए, अगर मैं ऐसे घूमना शुरू करूं तो आप देखो मैंने पोजीशन चेंज नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैंने अपना ओरिएंटेशन चेंज किया है। तो जहां पर किसी बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज होता है उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब अगर ओरिएंटेशन, जैसे इसको देखना ध्यान से, ये कौन सा मोशन, ट्रांसलेशनल, ये कौन सा मोशन, ट्रांसलेशनल। देखो सीधा जा रहा है, कोई ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इसको घुमाता रहूं, अब ये क्या है, रोटेशनल मोशन है। और मान लो मैं इसे घुमा के आगे भी ले जा रहा हूं तो ये भी रोटेशनल मोशन ही है, सिर्फ कॉम्बिनेशन हो गया, यानी इसमें रोटेशनल मोशन भी है और चूंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो आगे बढ़ रहा है तो उसको हम ट्रांसलेशनल का कॉम्बिनेशन कहते हैं। बट अभी वो सारी चीजें हम रोटेशन चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन से डील करने वाले हो। रोटेशनल मोशन यानी जहां ओरिएंटेशन चेंज होता है उससे अभी हम डील नहीं करेंगे, वो हम ग्रेविटेशन चैप्टर के बाद जो चैप्टर आता है रोटेशन उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक चीज तो आइडिया लगा लिया कि इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन से डील करना है। ठीक, अच्छा कुछ बच्चों में डाउट होता है कि सर ट्रांसलेशनल मोशन क्या सीधा सीधा चलेगा तभी है, नहीं। देखो ट्रांसलेशनल एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक होता है जिसमें लीनियर मोशन करता है और एक होता है जिसमें कर्वी लीनियर करता है। कर्वी लीनियर का मतलब हो गया कि वो बॉडी का ओरिएंटेशन तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसका जो पाथ है वो एक कर्व बना रहा है। जैसे कि मान लो मैंने किसी बॉल को सिंपली ड्रॉप कर दिया, अब सिंपली ड्रॉप कर दिया तो ये लीनियर मोशन हो गया, क्लियर है, तो क्यों सीधा चल रहा है। लेकिन अगर मैंने किसी बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन कराया जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो ये भी अपने आप में ट्रांसलेशनल मोशन का ही पार्ट है, सिर्फ इसका जो पाथ है चूंकि वो एक कर्व बना रहा है इसीलिए इसको कर्वी लीनियर मोशन भी कहते हैं। समझ में आया, ये क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। अब जो हमारा सबसे मेजर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में रन होगा वो है लीनियर मोमेंटम, क्योंकि कभी भी हम फोर्स की बात तभी कर सकते हैं जब हमें लीनियर मोमेंटम अच्छे से पता हो। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम ध्यान से समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोमेंटम, LM बोलते हैं। ठीक है, और कई जगह इस चैप्टर का नाम आप पढ़ोगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, NLM।
तो नाम में ही दिख रहा होगा, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और यहां पर LM हम बोले लीनियर मोमेंटम। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? देखो, जब कोई चीज मोशन में है, अभी हम लॉज देखने वाले हैं लेकिन पहले हम थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लें। जब कोई चीज मोशन में है, इसका मतलब उसका क्या चेंज हो रहा होगा, उसके अंदर पोजीशन का चेंज है, इसका मतलब उसके अंदर एक वेलोसिटी है। और कोई भी पार्टिकल जो मोशन में है, ऑब्वियसली अगर पार्टिकल वर्ड यूज करो इसका मतलब उसमें मास भी है। तो जो लीनियर मोमेंटम होता है बेसिकली P सिंबल होता है, एंड P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। यानी लीनियर मोमेंटम को हम डिफाइन कैसे कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या हर बॉडी जो मूविंग है उसके अंदर लीनियर मोमेंटम है? यस, लीनियर मोमेंटम हर बॉडी के अंदर होगा। इसको अगर हम टेक्निकली कहें तो इसे अमाउंट ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। देखो, ये की वर्ड होता है, जब आप इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में जाते हो जीमेट्स के, वहां पर ये कुछ वर्ड्स बहुत यूज किए जाते हैं। अमाउंट ऑफ मोशन यानी कितना मोशन अगर हम मेजर करें कि एक्चुअल में मोशन किस अमाउंट में हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम। अगर आप ध्यान दो तो मैंने यहाँ पर ऊपर वेक्टर लगाया है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर। ऑब्वियसली सर ने वेक्टर लगाया, इसका मतलब वेक्टर है। यस, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि वेलोसिटी है। मास तो चलिए स्केलर है, लेकिन आपको पता है स्केलर इनटू वेक्टर में जो रिजल्ट आता वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, चूंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। बात समझ में आई? अच्छा, एक इसके अंदर SI यूनिट की बात कर लेते हैं। तो SI यूनिट kg, मास मींस kg, वेलोसिटी मींस मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन विल बी m1 l1 t -1। एक चीज याद रखना, कोई भी टॉपिक पढ़ो उसका SI यूनिट और डायमेंशन जरूर लिख लिया करो, क्योंकि आप देखोगे, आपने देखा भी होगा अगर आप वीडियो हमारे वॉच करते हो, तो अभी हमने लास्ट 5 ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें हमने देखा था बहुत सारे क्वेश्चन डायमेंशन के ऊपर आते हैं, जो कि ऐसी क्वांटिटी के ऊपर आते हैं जो आप आगे वाले जितने आगे चैप्टर्स पढ़ोगे उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको SI यूनिट और डायमेंशन दोनों लिख लेना चाहिए। तो चलिए, हमारे पास लीनियर मोमेंटम आ गया, P = mv। अब लीनियर मोमेंटम का यूज क्या है इस चैप्टर में, तो बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं ये पेन चला के मारूं, अगर ये पेन आपको चला के मारूं, तो ये जहां लगेगा वहां चोट लगेगी ना? आपको चोट लगेगी, यानी कहीं न कहीं फोर्स लगाया होगा ना। तो आप देखो, मोमेंटम का सीधा रिलेशन किसके साथ है? फोर्स के साथ है। और हमारा चैप्टर ही यही है, लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? फोर्स। एक और बात बता दूं बच्चों, जो लॉज ऑफ मोशन है ये डायनेमिक का पार्ट है। डायनेमिक याद होगा, स्टार्टिंग में बताया था, जो पूरे 11th में हम पढ़े, हम मैकेनिक पढ़े। मैकेनिक में बेसिकली 3 ब्रांच होती है। एक स्टैटिक जो हम नहीं पढ़ते हैं, जिसमें हम एब्सोल्यूट रेस्ट की बात करते हैं, हम नहीं मानते अभी अपने लेवल पे। दूसरा पढ़ते हैं काइनेमेटिक, जिसमें हम सिर्फ रेस्ट और मोशन की बात करते हैं। इज इट क्लियर? उसमें हम फैक्टर अफेक्टिंग द मोशन नहीं देखते हैं, बट इस चैप्टर में, यानी ये जो चैप्टर है ये डायनेमिक का पार्ट है। डायनेमिक के अंदर हम फैक्टर अफेक्टिंग द मोशंस देखते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि हम इस चैप्टर को किसके अंदर प्लेस करेंगे? डायनेमिक के अंदर प्लेस करेंगे। तो चलिए, लीनियर मोमेंटम का जरा ध्यान से देखें कि इसका अप्रोच क्या होगा। लीनियर मोमेंटम का अप्रोच क्या होगा? तो अगर आप नोटिस करो, अगर किसी बॉडी के अंदर वेलोसिटी में चेंज हो रही है, इसका मतलब उसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो रहा होगा। याद करो, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी हम लेते हैं। वैसे बहुत सारे केसेस हैं जहां मास भी चेंज होता है, बट अभी के लिए चूंकि स्टार्टिंग है तो हम मान के चल रहे मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अगर कोई चेंज वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो यस, मोमेंटम का भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को dp/dt, यानी अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लिखेंगे d/dt ऑफ mv,
और याद करो हमने आपको प्रोडक्ट रूल बताया था कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। सिंस हम जो यहाँ पर केस ले रहे हैं उस केस में m क्या है, कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो आप जरा ध्यान दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर हुआ। हमने क्या किया, इसी फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें मिला dp बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। ठीक है, अब इसमें पहला केस हमने लिया था केस 1 जिसमें मास कांस्टेंट था, तो मास कांस्टेंट था तो dm बाई डी टी 0 हो गया और dp इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। अगर आपने पहले पढ़ा हो तो याद होगा हमने डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में बताया था कि dv बाई डी टी बेसिकली किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मैं dv बाई डी टी की वैल्यू a पुट कर दूं तो आप देखिए dp बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू ma। और आपने 10th क्लास या 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। तो आप नोटिस कर रहे होंगे इस पूरे चैप्टर में सिंस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन ने फोर्स की बातें कही थी और फोर्स सीधा सीधा रिलेट कर रहा है किससे, मोमेंटम से रिलेट कर रहा है। तो सोचिए इस टॉपिक का कितना क्लोज रिलेशन है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, तो नोट कर लीजिए ये पूरा। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने आगे टॉपिक। तो बच्चों आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर यहीं से उसी फोर्स को हम विजुलाइज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जरा देखो अभी तक हमने फोर्स की मोमेंटम की बात की, फोर्स का रिलेशन आया। अब जरा हम फोर्स को डिफाइन भी कर लेते हैं। याद करो जब आप छोटे क्लास में यानी 9th 10th में होगे तो वहाँ आपको बताया गया होगा कि कोई भी ऐसी चीज जो किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज कर रही है, चलो आपको ऐसे बताया होगा कि अब पुश और पुल, अगर आप किसी को खींचते हो या किसी को धक्का देते हो तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है, समझ में आया। लेकिन वो था एक जनरल डेफिनेशन। अब हम बताएंगे टेक्निकल डेफिनेशन। देखिए फोर्स क्या होता है, तो फोर्स उस चीज को कहते हैं अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी में आपने चेंज ला दिया, किसी बॉडी के वेलोसिटी में आपने चेंज ला दिया, इसका मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया है। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, फोर्स मींस अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो इसका मतलब डायरेक्टली चेंज इन वेलोसिटी होनी चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही है तो आप कितना भी फोर्स लगाओ उस फोर्स को काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर था, मैंने फोर्स लगाया, मैंने देखा वो ऑब्जेक्ट अब मोशन में आ गया और उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड आगे हो गई। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यस हमने इस पे फोर्स लगाया है। बट मान लो मैं इस दीवार में जिद पे आ जाऊं कि मुझे आज इस दीवार को उधर करना है, यानी मुझे अपना कमरा बड़ा करना है, मैं पूरा ताकत लगा रहा हूँ इस दीवार पे, पूरा मेहनत कर रहा हूँ, पूरा पसीना भी बहा रहा हूँ, हड्डी वड्डी भी अपना तोड़ा हूँ, लेकिन क्या हमारा दीवार, मेरे हिसाब से सोचना सुपरमैन नहीं हूँ, तो क्या हमारा दीवार में कोई मोशन है, क्या इसकी स्पीड चेंज हुई, क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, नहीं हुई ना। इसका मतलब जो हमने ताकत लगाई ये सब वेस्ट है, इसे हम फोर्स नहीं कहेंगे। तो क्लियर याद रखना, फोर्स इज सेड टू बी अप्लाइड व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को न्यूटन ने डिफाइन किया था, F इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या डिफाइन किया था कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान देना, अगर आपको याद होगा तो एक्सेलरेशन यही तो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, यानी a इज इक्वल टू dv/dt। समझ में आ रहा है? अगर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, और अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब फोर्स नहीं लग रहा है। तो अब हम इस पे नेचर की बात करेंगे फोर्स के, और यहाँ से इलॉबरेट करेंगे इस चीज़ को। उससे पहले हमें कुछ चीज़ें छोटी सी थियोरेटिकल अप्रोच में समझनी पड़ती है, और वो होता है किस टाइप से आप फोर्स लगा सकते हो। क्लियर है? किस किस टाइप से फोर्स लगाया जा सकता है उसी को हम पहले पढ़ेंगे और फिर वापस इस वाले टॉपिक पर आएंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बच्चों हमने क्या बोला? हमने बोला अगर किसी बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे हो, अब एक्सेलरेट करने का मतलब वेलोसिटी चेंज कर सकते हो, और वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स लग रहा है। फोर्स लगाने के लिए मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन की भी तो जरूरत पड़ेगी। पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन या एप्लीकेशन, कहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स को, ठीक है? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर भी हम फोर्स को डिफाइन करेंगे। तो इन जनरल जो फोर्स होता है टू टाइप्स में फोर्स को डिवाइड करते हैं। पहला होता है कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा होता है बच्चों नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसे हम फील्ड फोर्स कहते हैं। फील्ड फोर्स। अब ध्यान से देखना, व्हाट डू यू मीन बाय कांटेक्ट फोर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड फोर्स। ऐसे फोर्स जहां पर फोर्स लगाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आना पड़ता है उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ को मैं धक्का देना चाहूँ तो उसको धक्का देने के लिए मुझे उसको टच करना पड़ेगा, और जैसे ही टच कर दिया यानी कांटेक्ट कर दिया, इसका मतलब हम किस में हैं? कांटेक्ट फोर्सेस में हैं। समझ में आया? और मान लो मेरे अंदर कोई ऐसा पावर हो गया, देखे होगे वो शक्तिमान होता है, यूं कर लेता और ऑब्जेक्ट उसके पास आ जाता है, यानी इसने फोर्स लगाया बिना कांटेक्ट के। तो प्रैक्टिकली तो होता नहीं है, लेकिन याद रखना ऐसे फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से वो फोर्स हैं? वो होते हैं फील्ड फोर्स। तो पहले कांटेक्ट फोर्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, पहला एग्जांपल होता है टेंशन, दूसरा एग्जांपल होता है फ्रिक्शन एक्सेट्रा। टेंशन, फ्रिक्शन, ऐसे रिएक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स होता है। रिएक्शन फोर्स, टेंशन, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। फ्रिक्शन भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले मैं हल्का हल्का बता देता हूँ टेंशन मतलब। देखो, आप मान लो इस पेन है, इसको मैंने एक धागे से बांध के लटका दिया। अब मैं इसको लटकाया, क्लियर है? अब मैं जो भी फोर्स लगा रहा हूँ वो इस धागे के थ्रू लगाया जा रहा है, यानी मैंने धागे को पकड़ा है और इनडायरेक्टली धागे ने इस पे फोर्स लगाया है। तो जो धागे ने फोर्स लगाया है यानी इसके वेट को संभालने के लिए जो धागे पर फोर्स है उसे हम टेंशन कहते हैं। अब रिएक्शन किसे कहते हैं? तो देखो, मैं अगर जमीन पे खड़ा हूँ, फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है कि मैं अगर जमीन पे खड़ा हूँ और एकदम स्टेबल हूँ, इसका मतलब जो मेरा वेट है उतना ही ताकत एक सरफेस मेरे पे ऊपर के डायरेक्शन में लगा रही है, अदरवाइज मैं अंदर घुसता चला जाता। बात समझ में आई? तो ऐसे को रिएक्शन फोर्स कहते हैं, यानी जो सरफेस के कांटेक्ट पे लगता है। इसके बारे में भी बहुत डिटेल हम पढ़ेंगे अभी इसी टॉपिक के बाद, और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगाने वाले हैं। यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्स में। अगला आता है फ्रिक्शन फोर्स। देखो, आपको पता है अगर मैं अपने दोनों हाथ रगड़ूंगा तो मेरा हाथ गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाने का मतलब है, क्यों गर्म होता है आपने पढ़ा होगा पहले 9th-10th में, ड्यू टू फ्रिक्शन। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कब आता है? ऑब्वियसली जब आप दो बॉडी को कांटेक्ट में लाओगे। अगर मैं हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ूं तो क्या गर्म होगा? क्या नहीं होगा गर्म? क्यों? क्योंकि ये आपस में कांटेक्ट होना जरूरी है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। अब हम आते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स पे, जिसे हम फील्ड फोर्स कहते हैं। देखना जरा ध्यान से, मान लो मैं यहाँ पर एक मैग्नेट रख दूँ नॉर्थ पोल, और यहाँ पर एक मैग्नेट रख दूँ साउथ पोल, और थोड़ी दूर पे रख दूँ। क्या ये दोनों थोड़ी देर बाद अगर मैं इसे हल्का हल्का सा पास लाया तो बिना टच कराए भी ये दोनों एक दूसरे पे ताकत लगाएंगे और बाद में ऐसे जुड़ जाएंगे?
चिपक जाएंगे ना आके। जबकि आप देखो, आपने टच नहीं कराया, आपने बस थोड़ी दूर रखा है और थोड़ी दूर रखते ही वो अपने आप इससे आके क्या हुआ, टच हो गया। यानी कि जब फोर्स लगा था तब कांटेक्ट नहीं था, तो ऐसे फोर्स को फील्ड कांटेक्ट कहते हैं, फील्ड फोर्स कहते हैं। फील्ड फोर्स में अब जैसे कि इस बॉडी को मैं यहाँ पे अगर छोड़ दूँ तो क्या यहाँ खड़ी रहेगी? नहीं खड़ी रहेगी ना। अगर मैं छोड़ दिया तो ये अर्थ पे जाएगी, इसका मतलब इसे अर्थ ने अपनी तरफ खींचा है। अब अर्थ ने अपनी तरफ खींचा है तो क्या कोई कांटेक्ट लगाया? कोई कांटेक्ट नहीं लगाया। ये एक्चुअली अर्थ की ग्रेविटी है जिसे हम फील्ड कहते हैं, और उसी फील्ड में जो फोर्स लगता है उसे हम फील्ड फोर्स कहते हैं, यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब इसके एग्जाम्पल में आपके पास मिल जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कैसा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है तो कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। मैग्नेटिक फोर्स अभी हमने देखा कि इसमें मैग्नेट्स में जो फोर्स लगता है इसमें भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही थर्ड हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको पता है सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर आप दो चार्ज को थोड़ी दूरी पे रखोगे तो वो भी आपस में फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स के, जिसे हम फील्ड फोर्स कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये एक छोटा सा टाइप था जो हमें जानना जरूरी है। अब हम इस चैप्टर में किससे डील करने वाले हैं? कांटेक्ट फोर्स से डील करने वाले हैं। जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेज हैं ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर 5 to 6 डे हम ग्रेविटेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये आपको पढ़ने को मिलेगा क्लास 12th के पहले ही यूनिट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। मैग्नेटिक फोर्स आपको पढ़ने को मिलेगा मैग्नेटिज्म में, दैट इज यूनिट 3 ऑफ 12th क्लास। समझ में आया? तो अभी हम किससे डील करने वाले हैं? कांटेक्ट फोर्स से डील करने वाले हैं। तो चलो जल्दी जल्दी से नोट कर लो, फिर हम इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो अभी हमने देखा टाइप ऑफ फोर्स, जिसमें हमने देखा कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, याद रखना इसको मैं एज इट इज लेके चल रहा हूँ, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही प्रिवेलिंग है, यही कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगा। ठीक, अब थोड़ा फोर्स के और भी टाइप कर लेते हैं, कांटेक्ट फोर्स के ही कुछ और टाइप कर लेते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस में टाइप ऑफ फोर्स। अब ध्यान देना, जो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट था ये बड़ा टाइप था, क्लियर है? ओवरऑल कैपिंग थी। जैसे आप सभी क्लास 11th में होगे या 12th में होगे, बट 11th के अलग अलग सेक्शन में होगे, तो अब हम 11th के अलग अलग सेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कांटेक्ट फोर्स के टाइप की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि आपने यहाँ पर फॉर्मूला देखा कि जो फोर्स है दिस इज इक्वल टू dp बाई dt, यानी फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं आपको बता दूं ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी है, लेकिन मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, फिर मैं थियरी एक एक करके चलूंगा, लॉज ऑफ मोशन लिखना शुरू करेंगे। समझ में आया? तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर हम आते हैं लॉज ऑफ मोशन में। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है? उससे पहले मैं इसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, ताकि फिर लॉ ऑफ मोशन से बताना बाकी रह जाए। तो देखिए, एक बात बताओ, क्या मैं इसको दोबारा ये लिख सकता हूँ? dp बाई dt आया कहाँ से था? तो dp बाई dt आया था mdv बाई dt से आया था। अब m हमने ले लिया था कांस्टेंट, यानी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अब इसमें ध्यान से सुनना, अगर मेरा dv बाई dt का रेशियो 0 से बड़ा है, dv बाई dt अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो आपका एक्सेलरेशन है वो भी क्या है? 0 से बड़ा होगा। तो इस फोर्स को हम कहेंगे एक्सेलरेटिंग फोर्स।
कौन सा फोर्स बच्चों? एक्सेलरेटिंग फोर्स, यानी ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ा देता है, यानी कि किसी बॉडी को एक्सेलरेट करा देता है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेटिंग फोर्स। अच्छा, इसी का सेकंड केस जरा देखो, अगर मैं कहूँ dv/dt लेस देन 0 हो तो dv/dt लेस देन 0 तो मैं इस वाले स्पेस को यूज कर रहा हूँ। सेकेंड केस, इफ dv/dt लेस देन 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन लेस देन 0, और आपको पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे? रिटार्डेशन फोर्स। तो एक्सेलरेटिंग फोर्स रिटार्डेटिंग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स भी कह सकते हैं, रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स। इज इट क्लियर? यानी अब फोर्स हमने दो टाइप का देखा, एक जो बॉडी को एक्सेलरेट कर दे और एक जो बॉडी को रिटार्ड कर दे, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने फोर्स लगाया और वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ, यानी एक बंदा 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, किसी ने धक्का मारा, वो फिर 3 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है, तो क्या उस फोर्स का कोई रोल? तो उस फोर्स का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, यानी एक्सेलरेशन 0, यानी फोर्स इज 0। तो याद रखना, अगर dv/dt का रेशियो 0 के बराबर है, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, इसका मतलब जो आपने फोर्स लगाया उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लो, ये आपका कांटेक्ट फोर्स के 3 टाइप हो गए। एक तो टाइप इसे नहीं कहेंगे, नो फोर्स इज नॉट अ फोर्स, एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग फोर्स। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब हम चलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो, ये जो टॉपिक है ये भी अगेन बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय, तो मेरा ये जो कमरा है मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आपके लिए जो फ़ोन का स्क्रीन है, क्योंकि उस स्क्रीन के अंदर मेरी मूवमेंट है इधर और इधर, तो आपका जो फ़ोन का स्क्रीन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्लियर है? अब मान लो मैं यहाँ आ जाऊँ तो आपको मैं दिख रहा हूँ क्या? तो नहीं दिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर हो गया हूँ। समझ में आया? क्लियर हुआ? यानी एक ऐसी बाउंड्री जिसमें ऑब्जर्वर सारे ऑब्जर्वेशन लेता है, उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों 2 तरीके से डिवाइड होता है, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो कुछ नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, इनर्शिया अभी पढ़ेंगे हम उसे, फर्स्ट लॉ इसी पे है इनर्शिया, लेकिन उससे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस जाना जरूरी है। तो देखो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, मान लो कोई फ्रेम है और वो एक्सेलरेट ना कर रहा हो, यानी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लो जिसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो या जो मूवमेंट भी हो उसके अंदर, अगर रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, तो उसे हम इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। तो जितने कैलकुलेशन हम फिजिक्स में करते हैं वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर ही करते हैं। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जो आपने फ्रेम लिया है वो एक्सेलरेशन उस फ्रेम में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप एक्सेलरेशन ले लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो फिर आप ये पूरा चैप्टर का जितना लॉ पढ़ाया जा रहा है ना वो आप लगा नहीं पाओगे। तो याद रखना, जो लॉज ऑफ मोशन है, यानी कि एन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओनली अप्लाई टू इनर्शियल फ्रेम, इट डजंट अप्लाई टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है सर? तो क्लियर हो रहा होगा, एक्सेलरेशन, अगर आपने एक ऐसा फ्रेम ले लिया जिसका खुद का एक एक्सेलरेशन है,
यानी उसकी वेलोसिटी खुद ही चेंज हो रही है। अब उसके अंदर आप किसी की रीडिंग लोगे, किसी ऑब्जर्वेशन लोगे, तो वो आप उस लॉ से गवर्न नहीं करा पाओगे जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज नॉट अप्लाइड टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम पर आप एनएलएम नहीं लगा पाओगे। सिर्फ इनर्शियल फ्रेम पे ही आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के लॉ लगा सकते हो। क्लियर हो रहा है, समझ में आया? छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बाकी जब हम न्यूमेरिकल वाले टॉपिक पे चलेंगे, याद रखना ये आपका थियरी, डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट का वीडियो लेक्चर है। ठीक इसी के बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा पूरे चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल। हमारा टारगेट है 50 न्यूमेरिकल, 50 अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना। तो करीब 15-20 न्यूमेरिकल तो हम अपने इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद अलग से एक न्यूमेरिकल सेशन होगा, उसके अंदर हम प्योरली कंपटीशन सेक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्लास के जो कुछ बच्चे हैं ये पूछ रहे हैं सर एग्जाम्पल बताइए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अभी आपने इनर्शियल नॉन इनर्शियल पढ़ाया, ठीक है, एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर हम इनर्शियल फ्रेम की बात करें, इनर्शियल फ्रेम में मान लो आप सभी एक लिफ्ट में हो, लिफ्ट में तो गए ही होगे, मान लो एक लिफ्ट में हो, ठीक है, और वो लिफ्ट रुकी हुई है। अब रुकी हुई है इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वो रेस्ट पर है। तो उसके अंदर अगर मैं इस पेन को फेंकता हूँ, कैच करता हूँ, फेंकता हूँ, कैच करता हूँ, तो जितने लॉज हमने पढ़ने इस चैप्टर में आप सभी उन पे लगा पाओगे और बड़े आराम से अपना कैलकुलेशन कर पाओगे। अच्छा, वही अगर लिफ्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो तो भी वो इनर्शियल फ्रेम का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि अभी भी उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि बताया था आपको अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन इज 0। लेकिन अगर मान लो आपने एक ऐसा लिफ्ट में कैलकुलेशन कर रहे हो जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है अलग वेलोसिटी से, नीचे जा रहा है अलग एक्सेलरेशन से, तो अब आप उसमें लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो वो एग्जाम्पल है किसका? वो एग्जाम्पल है नॉन इनर्शियल फ्रेम का। समझ में आया? क्लियर हो गया? आप किसी का बस का एग्जाम्पल ले लो। मान लो आप बस में बैठे हुए हो, क्लियर है? अब बस में बैठे हो तो आपका जो बस है वो इनर्शियल फ्रेम है। अगर रुका हुआ है बस को, बस एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, अगेन वो इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन अगर बस एक्सेलरेट कर रहा है, क्लियर है? जरा ध्यान से समझना। मान लो मैं बस में बैठा हूँ और बस कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मैंने चना लिया, चने को ऊपर फेंका और मैं बड़े स्टाइल से मुंह खोल के खड़ा हूँ और वो चना मेरे मुंह में आ गया और मैंने वो चना खा लिया। कितना बढ़िया जादू। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यार आप मूव कर रहे थे, आप बस में मूव कर रहे थे और चना तो सीधा जा रहा था, फिर वो कैसे आपके पास वापस आ गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो फैक्टर है। तो याद रखना, अगर आपका बस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तभी ये फैक्टर हो पाएंगे। अगर आपका बस, आपने चना फेंका और बस वाले ने अचानक ब्रेक मार दिया, अब आप चना छोड़ो, आप खुद आगे जाके गिरोगे, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, उसमें फिर हम कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं इस वाले मेथड से जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आ गया इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम? अब हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जिसे ऑफिशियली मैं फर्स्ट टॉपिक कहता हूँ लॉज ऑफ मोशन का, क्योंकि चैप्टर का नाम ही लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले आपको, क्योंकि ये जो पूरा फर्स्ट लॉ है ये इनर्शिया के ऊपर है। अब व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? तो देखिए इनर्शिया का मतलब, कभी आपने नोट किया है आप जब बस में बैठते हो और अचानक बस चलते चलते अचानक ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ गिरते हो, देखे होगे, नोटिस किए होगे। क्या किसी ने आपको धक्का मारा? नहीं, फिर भी आप आगे की तरफ गिरे। ऐसे ही रुकी बस, अचानक कोई बहुत तेज एक्सीलरेटर दबा दे तो आप देखोगे आप पीछे की तरफ भगते हो, यानी आपकी बॉडी पीछे की तरफ जाती है। क्यों जाती है? इसका एक रीजन हम देखेंगे। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही कोई भी बॉडी,
मान लो ये पेन ही है, ये प्लास्टिक का पेन है, अगर मैं इसे हल्का सा मोड़ के छोड़ूं तो आप देखोगे ये धीरे 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 वापस सीधे होने की कोशिश करेगी। और अगर मैं एक स्पेशली कोई ऑब्जेक्ट ले लूं जो जैसे कि स्प्रिंग को अगर मैं खींचूं तो आप देखोगे वो दोबारा वापस जाने की कोशिश करेगी। क्लियर हो रहा है? तो व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? तो इनर्शिया कहता है, ये सारा जो अभी एग्जांपल दिया ये सब इनर्शिया होता है। यानी अकॉर्डिंग टू इनर्शिया अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो चाहता है हमेशा रेस्ट में रहना। अगर आप उस पर मोशन लाओगे तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, जब आप बस में सिंपली बैठे थे तो आपकी बॉडी में एक इनर्शिया डेवलप हो गया जो कि रेस्ट का था। जब ड्राइवर ने अचानक बस को चलाया तो आपकी बॉडी रेस्ट में रहने की कोशिश की, इसीलिए वो कहाँ रह गई? पीछे, और बस चली गई आगे। ऐसे ही जब मान लो बस चल रही थी तो अब हमारे बॉडी में इनर्शिया ऑफ मोशन डेवलप हो गया, यानी अब हमारी बॉडी चाहती है कि जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी में रहे। अचानक बस ने, ड्राइवर ने ब्रेक मारी, मैं किधर चला गया? आगे की तरफ, क्योंकि मेरी बॉडी मोशन में थी, आगे के डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है? समझ में आया? तो बेसिकली जो इनर्शिया होता है ये होता है टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज। टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज ये इनहेरिट प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल के अंदर ये पहले से पाई जाती है, इसे इंड्यूस नहीं किया जाता है। ठीक है? इनहेरिट प्रॉपर्टी इंटरनल प्रॉपर्टी है जो क्या करता है? चेंज को अपोज करता है। किस टाइप के चेंज को? तो चेंज ऑफ स्टेट को अपोज करता है। अब चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और आप उसे मोशन में लाना चाहते हो तो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा इफेक्ट रहेगा जो आपके इस चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा। उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया इनर्शिया एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी वाइसी वर्सा, अगर कोई बॉडी मोशन में है और आप उसे रेस्ट पे लाना चाह रहे हो तो अगेन आपकी जो बॉडी है वो ड्यू टू इंटरनल प्रॉपर्टी अपोज करने की कोशिश करेगी। और ये जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये जो टेंडेंसी है, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी का चेंज इन डायरेक्शन करते हो, यानी किसी का डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करते हो तो भी आप नोटिस करोगे वो बॉडी के अंदर एक इनहेरिट प्रॉपर्टी होगी जो अपोज करेगी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? यानी डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी अपोजिंग होती है, यानी इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की इनर्शिया। सिमिलरली चेंज इन शेप, अगर आप किसी का शेप चेंज करना चाहोगे तो भी उसके अंदर एक इनर्शिया रहता है जो अपोज करता है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी जो अपोज करता है उस एक्सटर्नल फैक्टर को जिसकी वजह से चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। ठीक है? अब इसका बहुत शानदार एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मैंने एक कोई बॉल लिया और इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है? अपने लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे, मतलब इसी के बाद जो अपलोड होगा न्यूमेरिकल वाला, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। तो मान लीजिए मैंने कोई बॉल को यहाँ छोड़ा। अब अगर मैंने कोई बॉल को छोड़ा तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स भाई ये हायर पोटेंशियल पे है, जमीन लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसे यहाँ आके रुक जाना चाहिए था ना, क्योंकि ऊपर से नीचे आए पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया तो रुक जाना चाहिए था, लेकिन हमने क्या देखा? ये ऊपर चली जाएगी। जब हमें पता भी है कि किसी को आप ऊपर ले जाना चाहो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि अर्थ के खिलाफ, अर्थ के फोर्स के अपोजिट किसी चीज़ को लाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ता है, नेगेटिव या फोर्स लगाना पड़ता है। यहाँ वो फोर्स कहाँ से आया भाई? यहाँ से ये चलो ऊपर से नीचे गिरा, ये तो हमें पता है, लेकिन नीचे से ऊपर गया, इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई इनर्शिया था जो इसे यहाँ रुकने नहीं दिया। क्योंकि ये मोशन में था तो ये चाहता है मोशन में रहना। समझ में आया? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो इनर्शिया इन डे टू डे लाइफ का। तो सबको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी बॉडी हैव अ इंटरनल प्रॉपर्टी
विच इज कॉल्ड इनर्शिया, जिसकी टेंडेंसी क्या है, जिसकी टेंडेंसी है टू अपोज the external factor which try to change state of the body, which try to change direction of the body, which try to change shape of the body. समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, मूवमेंटम का ही यहाँ पे दोबारा अप्रोच लेके आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देखा और हमने देखा हर बॉडी क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर जो अगर उसके स्टेट को चेंज करना चाहे तो उसको अपोज करता है इनर्शिया। अगर स्टेट मतलब रेस्ट से मोशन में लाना या मोशन से रेस्ट में लाना, अगर उसके डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहे हो तो भी आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ये लाइन सुनना, अगर किसी बॉडी का स्टेट चेंज करना चाह रहे हो तो हमें बताया गया फर्स्ट लॉ में कि उसके अंदर एक इनर्शिया है जो अपोज करेगा। इसका मतलब अगर दूसरे तरीके से देखें तो किसी बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है इसी को डिफाइन किया था किसने, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। According to Newton's second law of motion, in order to change a state of a body, we have to apply force। यानी किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि किसी बॉडी के अंदर इनर्शिया है जो नहीं चाहता है कोई चीज़ चेंज हो। अब कोई चीज़ चेंज नहीं होना चाह रहा है तो हम ज़बरदस्ती तो चेंज करेंगे। इस ज़बरदस्ती को ही हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। समझ में आया? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना होता है, और जो फोर्स होता है दैट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। याद होगा अभी हमने पढ़ा था, जिसे हम फर्दर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी अगर कोई बॉडी ने चेंज स्टेट किया है, रेस्ट से मोशन में लाया यानी वेलोसिटी बढ़ाई, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव, इसका मतलब फोर्स पॉजिटिव। समझ में आया? याद है अभी हमने केस किए थे पीछे ही, और बताया था कि जब हम लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे तो हमें बहुत आसान पड़ेगा लॉज ऑफ मोशन समझना। तो यहाँ पर देखिए लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। किसी भी बॉडी का आप अगर उसके मोमेंटम में चेंज लाते हो, अब मोमेंटम में चेंज कैसे आएगा, जब आप उसकी वेलोसिटी को चेंज करोगे, क्लियर है? तो उसी को हम कहते हैं अप्लाइड फोर्स, यानी फोर्स इज अप्लाइड। और इसे कौन सा फोर्स कहते हैं? इसे एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इनर्शिया क्या है बच्चों? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है जो इनर्शिया को अपोज करता है। तो आप एक लाइन में अगर डेफिनेशन चाहो फोर्स का तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द एक्सटर्नल फैक्टर विच अपोजेज इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स इफ लीनियर मोमेंटम p of a body is given by 3t square plus 20t minus 50। ठीक है, नीट का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया? नेचर ऑफ फोर्स पूछा जा रहा है, लीनियर मोमेंटम दिया है बॉडी का। अब हम सबको मालूम है बच्चों कि जो फोर्स है बेसिकली, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, नेचर ऑफ फोर्स पूछा जा रहा है। क्लियर है? बहुत ध्यान से देखना, नेचर ऑफ फोर्स पूछा गया और वैल्यू क्या दे दी गई? 3t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 15। ठीक है, तो चलो ठीक है। और किस टाइम पे पूछा गया है? बोल रहा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड।
2 सेकंड पे बताओ इस लीनियर मोमेंटम एक बॉडी का ऐसा है, फोर्स अप्लाई करने के बाद आपको फोर्स का नेचर बताना है जब टाइम 2 सेकंड है। तो एक बात बताओ, फोर्स किसके बराबर होता है? तो फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। अगर मैं फोर्स dp बाई dt करता हूँ तो ये 6t + 20 आ जाएगा, और अगर मैं t की वैल्यू 2 सेकेंड करता हूँ तो फोर्स विल बी इक्वल टू 6 × 2 यानी 12 + 20, जो कि कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 32 न्यूटन। क्या ये 32 न्यूटन पॉजिटिव आया है? तो यस, एक ये पॉजिटिव आया है। तो नेचर ऑफ फोर्स कैसा हो गया? एक्सेलरेटिंग है या रिटार्डिंग है? तो चूंकि यहाँ पे हमारा फोर्स पॉजिटिव आया है, इसका मतलब जो नेचर ऑफ फोर्स है वो क्या है? एक्सेलरेटिंग है। अब सर मान लो, जैसे याद होगा शुरुआत में टाइम नहीं बताया गया था, मान लो टाइम नहीं देता और आपसे नेचर पूछता, क्योंकि उस क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया गया था। तो अगर टाइम नहीं दिया गया होता तो फोर्स का हमारा यहाँ पर आता 6t + 20। एक बात बताओ, क्या टाइम को हम -1 सेकेंड रखेंगे क्या? नहीं। आपको पता है टाइम एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो या तो आप 0 रखोगे, 1 2 3 आगे तक जाओगे। समझ में आ रहा है? तो आप चूंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो जो फोर्स है अगेन ये किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव फोर्स ही आएगा, और पॉजिटिव फोर्स का मतलब है ये जो फोर्स है ये इस बॉडी को क्या कर रहा होगा? एक्सेलरेट कर रहा होगा। इसीलिए नेचर ऑफ फोर्स क्या लिख देंगे हम? सीधा एक्सेलरेटिंग फोर्स। कैसा नेचर है? एक्सेलरेटिंग फोर्स। अगर फोर्स कुछ ऐसा आता कि नेगेटिव होने के चांस होते तो फिर नेचर क्या लिखते? तो हम रिटार्डिंग फोर्स लिख देते। समझ में आया? तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, फोर्स इक्वल टू dp बाई dt के फॉर्मूला पे। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक बॉडी है इनिशियली 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, उस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया सच दैट उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड। और जो फोर्स अप्लाई किया गया था वो कितने देर के लिए किया गया था? 2 सेकेंड के लिए किया गया था। समझ में आ रहा है? और आपसे पूछा गया फाइंड फोर्स इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 kg। तो देखिए बहुत आसान है। अभी हमने कहा F इज इक्वल टू dp बाई dt। ऑलवेज रिमेंबर dp का मतलब डेल्टा p बाई डेल्टा t, डेल्टा p बाई डेल्टा t, यानी p फाइनल माइनस p इनिशियल बाई टाइम इंटरवल। समझ में आया? अब अगर मैं p फाइनल p इनिशियल निकालूं तो p इनिशियल इसका कितना है बच्चों? तो mv, m कितना 3 kg, v कितना है 2। अब देखो मान लो यहाँ टाइम नहीं दे, फिर क्या करोगे? फिर भी आपको सॉल्व करना है, वो भी एक केस बताऊंगा मैं। तो चलो अभी तो यहाँ टाइम दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो p इनिशियल हो जाएगा mv, m इंटू u। तो m इंटू यू मतलब 3 इंटू 3 9। इज इट क्लियर? 9 kg मीटर पर सेकेंड। और p फाइनल हमारा क्या आ जाएगा? मास कितना है? 3, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8। तो ये हो गया 24 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है? ये आ गया p इनिशियल और p फाइनल। तो क्या मेरा डेल्टा p यानी चेंज हो जाएगा 24 माइनस 9, और 24 माइनस 9 कितना होगा? 15 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम? क्लियर है? अब बस फोर्स निकालना था। तो फोर्स इज डेल्टा p बाई डेल्टा t, दैट इज 15/2 सेकेंड। क्योंकि कितने देर के लिए अप्लाई किया है? 0 पर अप्लाई किया, 2 सेकेंड तक किया था, जब तक वेलोसिटी 8 न पहुंच गया। इसका मतलब टाइम इंटरवल 2, आंसर इज 7.5 न्यूटन। जो हमारे फोर्स का ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो याद है मैंने बताया था यूनिट सबका लिख लिया करो। तो खैर ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, इसलिए हमने नहीं बताया यहाँ पे। तो फोर्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू न्यूटन, और डायमेंशन m1 L1 T-2, दिस इज फोर्स। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है फोर्स के ऊपर, जो कि मोमेंटम से सीधा सीधा। तो पिछला वाला क्वेश्चन था डेरिवेशन का, ये वाला क्वेश्चन था नॉर्मल, जिसमें हम विदाउट डेरिवेटिव यानी विदाउट डिफरेंशिएशन भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करना पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है इम्पल्स। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स समझने से पहले थोड़ा सा हम कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे ताकि हम इम्पल्स से रिलेट कर सकें। कभी आपने देखा है जब कोई बॉलर होता है वो जब कैच लेता है तो कैच करते समय अपने हाथ को पीछे लाता है। कभी आपने नोटिस किया होगा, सभी 2020 मैच देखते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि बॉलर सीधा ऐसे नहीं पकड़ता है, वो बॉल को कैच करने के बाद पीछे लाता है। सिमिलरली मान लो मैं अगर लेट सपोज छत से कूद जाऊं, सोचने की बात है, और मैं कहीं सड़क पे कूदूं और दूसरी बार मैं कूदूं एक सैंड पे, यानी कोई बालू का एक रेत का ढेर हो, ठीक है, तो किसमें मुझे ज़्यादा चोट लगेगा? तो जब मैं सड़क पे कूद जाऊंगा तब मुझे ज़्यादा चोट लगेगा। अब देखो बॉडी वही, क्लियर है, इफेक्ट वही, लेकिन दोनों इफेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो आप नोटिस कर रहे होंगे यही चीज़ हम किसके अंदर देखेंगे? इम्पल्स में, कि क्यों वही बॉडी जब दो जगह गिर रही है, यानी जब वो स्टोन पर या जब वो रोड पे गिर रही है, कंक्रीट पे गिर रही है, तो उस पर अलग फोर्स, अलग इफेक्ट आ रहा है, और जब सैंड पर गिर रही है तो अलग इम्पैक्ट आ रहा है। तो बेसिकली इम्पल्स को हम इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कह सकते हैं, और जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स होता है बच्चों वो डिपेंड करता है टाइम पर। किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। तो इम्पल्स से पहले हम कुछ रिलेशन देखेंगे और उसके बाद हम इम्पल्स का जो डेफिनेशन है वो कंक्लूड करेंगे। देखिए अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। क्लियर हो रहा है? ये जो F है, यहाँ पर जो F हम लिखते हैं बेसिकली इसे हम F नेट कहते हैं, नेट फोर्स, जो कि किसके इक्वल होता है? जो कि इक्वल होता है F ax के। अगर आपका एक्सेलरेशन कोई पार्टिकल है वो 3D स्पेस में है तो उसका एक x कंपोनेंट भी होगा, एक y कंपोनेंट भी होगा और एक z कंपोनेंट भी होगा। तो जो F नेट मिला है ये बेसिकली मिला है हमें Fx से, Fy से, और एक हमें मिला है फोर्स अलोंग z एक्सिस पे। क्लियर है? जो कि डिपेंड करता है कंपोनेंट्स एक्सेलरेशन का x एक्सिस, कंपोनेंट एक्सेलरेशन y एक्सिस और कंपोनेंट एक्सेलरेशन z एक्सिस। तो इन तीनों का जो ओवरऑल फोर्स है, नेट फोर्स, उसको हमने अभी तक पढ़ा, दैट इज F वेक्टर इज इक्वल टू dp बाई dt। क्लियर है? अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखूं कि dp इज इक्वल टू F dt, तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? हमने कुछ नहीं किया, ये जो dt है ये इधर ले गए, और मान लो मैं यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे ये जो इंटीग्रेशन F dt है, बेसिकली ये इंटीग्रेशन F dt क्या बोला है? सभी फोर्सेस को, जितनी फोर्स लग रहे हैं सबको इंटीग्रेट कर दो, यानी सबको समेशन कर दो। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हम dp को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? P टोटल निकल के आ जाएगा। क्लियर है? और जो P टोटल है ये किसके बराबर आ जाएगा? तो मैं इसे लिख रहा हूँ समेशन ऑफ Fi इंटू में T, समेशन ऑफ Fi इंटू में T। क्लियर है? देखो एक बार, ठीक है। और हम इसको और क्या लिख सकते हैं? अगर हम और प्रॉपर तरीके से इसे डिफाइन करें तो हम इसे लिख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर dp का इंटीग्रल है, बेसिकली जो हमारा p टोटल है वो किसके बराबर है? इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 समेशन ऑफ f dt का।
क्लियर है? यानी पूरे फोर्स का समेशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ T1 से T2 तक, तो ये जो आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, ये जो आपको RHS में ये पूरा आपको जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इसी को हम इम्पल्स कहते हैं। यानी इम्पल्स एक ऐसा फोर्स है जो किस पे डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर कहीं भी चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो रहा है तो कितने देर में, यानी कितने टाइम इंटरवल में कितना चेंज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं फोर्स की इंटेंसिटी डिटरमाइन करता है। जैसे कि अब ये तो हो गया थोड़ा टेक्निकली हमने इसे लिखा, थोड़ा इसे अगर हम नॉर्मली समझें यानी इन जनरल फॉर्म में समझें तो जरा ध्यान देना कि जो इम्पल्स है बेसिकली, अभी हमने क्या लिखा, अभी हमने लिखा F इज इक्वल टू dp बाई dt, यानी जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो इसे डेल्टा p बाई डेल्टा t लिख सकता हूं। क्लियर है? मतलब मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, जनरल एकदम फॉर्मेट में चल रहे। तो डेल्टा p क्या है बच्चों? डेल्टा p है चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय इंटरवल, कितने इंटरवल में चेंज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा p निकालता हूँ तो क्या वो डेल्टा p विल बी इक्वल टू f डेल्टा t दिख रहा है। यानी जो अगर मुझे चेंज इन इंटरवल निकालना है, सॉरी चेंज इन लीनियर मोमेंटम अगर हम निकाले तो क्या वो इक्वल हो जाएगा f डेल्टा t के। तो ये जो f डेल्टा t क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है बच्चों, इसी को हम इम्पल्स कहते हैं, जिसे हम j वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना कि इम्पल्स से हम कैसे चीज़ों को रिलेट करते हैं, जो हमने एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में। जो स्टार्टिंग के समय में हमने एग्जाम्पल रखा था कि एक बार हम किस पे, ब्रिक पे गिर रहे हैं यानी फ्लोर पर, और एक बार हम सैंड पे। अगर आप नोटिस करो तो कहीं ना कहीं जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है टाइम इंटरवल पे। अगर मैं एक बॉडी का मोमेंटम में चेंज कांस्टेंट कर दूं तो आप देखिए जो फोर्स का इम्पैक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हो जाएगा। ये जो डेल्टा टी है याद रखना, इसको हम इंटरवल के साथ साथ टाइम ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं, यानी कितने समय के लिए कांटेक्ट हुआ। जितना ज़्यादा कांटेक्ट का समय, टाइम जितना ज़्यादा लगेगा, मोमेंटम को चेंज होने में जितना टाइम ज़्यादा लगेगा, उतना फोर्स कम होगा। यानी समझना, मान लो एक बॉडी A है जो पहले 30 मीटर पर सेकेंड से गिरा, और जैसे ही वो यहाँ पर गिरा, यानी जब वो फ्लोर पर गिरा तो जस्ट 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। यानी कि कितना टाइम ऑफ कांटेक्ट था, 1 सेकेंड, और चेंज इन मोमेंटम कितना था बच्चों, 30 माइनस 0। तो अगर मैं फोर्स देखूं तो 30 बाई 1 यानी करीब 30 न्यूटन का फोर्स उसे यहाँ पर फील हुआ होगा, यहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ होगा। लेकिन अगर मान लो मैंने दूसरी बॉडी B ले ली जो अगेन 30 मीटर पर सेकेंड से ही ड्रॉप किया गया, अगेन वो यहाँ पर रेस्ट आ रहा है, लेकिन ये चूंकि सैंड पर था तो सैंड पर आपको पता है कि कांटेक्ट चूंकि थोड़ा सा टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो मान लो टाइम ऑफ कांटेक्ट उसका 2 सेकेंड हो गया, यानी 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो ऐसे केस में डेल्टा विल बी 30, डेल्टा में कोई चेंज नहीं है, लेकिन फोर्स विल बी इक्वल टू 30 बाई 2 सेकेंड, दैट इज 15। आप देख रहे हो टाइम ऑफ कांटेक्ट यानी रेस्ट पर आने के लिए जितना समय ज़्यादा लगेगा उतना कम फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। पहले सिचुएशन में 30 से रेस्ट में आने के लिए 1 सेकेंड का टाइम लिया तो फोर्स कितना लगा उसे, 30 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हुआ उस बॉडी पे। ऑन दी अदर हैंड जब वही बॉडी
30 से 0 आने में 2 सेकेंड का टाइम ले रही है, यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो आप देख रहे हो जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो ठीक ऑलमोस्ट हाफ, यानी पहले वाले केस का आधा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो चेंज आया है फोर्स एक्सपीरियंस के अंदर ड्यू टू इंक्रीज इन टाइम ऑफ कांटेक्ट, इसी चेंज को, इसी फैक्टर को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स कहीं ना कहीं क्या डिफाइन करता है, तो इम्पल्स डिफाइन करता है डिपेंडेंसी ऑन ऑफ फोर्स ऑन द टाइम ऑफ कांटेक्ट। जितना टाइम ऑफ कांटेक्ट कम उतना ज़्यादा फोर्स, और जितना टाइम ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा उतना कम फोर्स। इसीलिए जो क्रिकेटर है जब बॉल आता है, मान लो बॉल आई, आप उसे तुरंत रेस्ट पे कर दो तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर उसे रेस्ट पर लाने के लिए थोड़ा सा आप उसे पीछे ले जाओ तो आप देखो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो क्रिकेटर है, जो आपका बॉलर या कैचर जो भी है, फील्डर है, उसके हाथ पे चोट कम लगेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इम्पल्स, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे केसेस भी बनते हैं। अब चूंकि हमारा जो लेवल है वो एडवांस तक जाना है, तो थोड़ा हम इम्पल्स को इलॉबरेट करेंगे लीनियर मोमेंटम के साथ, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमने इम्पल्स का बच्चों कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि हमारा, मैंने बार बार बोला है कि हम कंपटीशन को इंक्लूड कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ कुछ केसेस देखते हैं जिसपे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कंपटीशंस में पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहला केस हम देखने जा रहे हैं जेट ऑफ वाटर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन अ वॉल। जेट ऑफ वाटर का मतलब क्या है, आप सबको पता होगा, जैसे आप गाड़ी धुलाने जाते हो तो आपने देखा होगा उनके पास एक पाइप होता है जो बहुत प्रेशर के साथ किस पे लगता है, गाड़ी पर लगता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी धुल जाती है। तो वही चीज़ न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा उठाया जाता है कंपटीशन में। तो जेट ऑफ वाटर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन अ वॉल का कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं। कौन सा अप्रोच कर रहे हैं, तो हम इम्पल्स अप्रोच कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने एक वाटर ले लिया, एक मतलब पाइप ले लिया, और जो पाइप है बच्चों, लेट सपोज इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी जो पाइप का एरिया है जिधर से पानी निकलेगी, यूनिफॉर्म पाइप ले रहे हैं, उसका एरिया ए हो, ठीक है। अब आपको पता है अभी तक हमने पिछले केसेस में मास को कांस्टेंट रखा था, लेकिन जेट ऑफ वाटर के केस में मास कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि मास लगातार चेंज हो रहा है। आप देख रहे हो जब पहला पानी का बौछार पड़ा होगा तो एक मास गया होगा, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में अगला पानी का मास गया होगा, फिर नेक्स्ट लेयर का पानी का मास गया होगा। तो यहाँ पर जो मास है वो वेरिएबल है, जबकि जनरल फिजिक्स में हम मास को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, वेलोसिटी के चेंजेस के ऊपर फोर्स निकालते हैं। बट यहाँ पर मास को हम वेरिएबल करेंगे, क्योंकि कोई भी मूविंग वाटर हो गया, क्लियर है। इवन जो आटा चक्की से जो आटे निकलते हैं वो भी वेरिएबल मास का केस है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंपटीशन साइड में पूछे जाते हैं, तो आप इसी एक से सारे टाइप को कर सकते हो। तो देखिए जेट ऑफ वाटर लिए हमने एक पाइप ले लिया, मान लो कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एम मास मूव किया होगा, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एम मास मूव किया होगा। समझ में आ रहा है कितना मूव किया होगा, लेट सपोज डेल्टा एक्स मूव किया होगा, डेल्टा एक्स यानी जो डिस्प्लेसमेंट किया होगा डेल्टा एम मास ने, उसने डेल्टा एक्स मूव किया होगा कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक वॉल ले लिया, ठीक है जी। अब ये जब पानी का बौछार इस पे लगा होगा, अब आप सर पानी का बौछार बाहर भी निकलेगा, नहीं, जेट ऑफ वाटर है, आपको पता है ये पानी बहुत फोर्स से ऑलमोस्ट सीधा जाता है, तो हम बस उसी सेक्शन को सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल सीधा जो पानी गया होगा इस पे लगा होगा। अब एक बात बताओ, क्या लगने के बाद ये दीवार के अंदर छेद करके अंदर जाएगा? नहीं,
क्लियर है, हम जो वॉल है उसको हम रिजिड मानते हैं। इसका मतलब ये जो पानी है ये लगने के बाद ऊपर या तो नीचे बिखर जाएगा, यानी एक्स एक्सिस पे इसका कोई मूवमेंटम नहीं रहेगा। एक पहला सेक्शन ये समझ लो कि अब इसका एक्स एक्सिस पे कोई मोमेंटम नहीं रहेगा। दूसरा, चूंकि इसका कोई कंपोनेंट अब एक्स एक्सिस पे मोमेंटम नहीं है, इसका मतलब जो इसने मोमेंटम इस पे ट्रांसफर किया होगा वही इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम वॉल ने इसको ट्रांसफर कर दिया होगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट जो मोशन था उस डायरेक्शन में ड्यू टू फोर्स वो जीरो हो गया होगा। समझ में आया? तो ये एक छोटा सा पॉइंट अपने दिमाग में रखना है आपको। अब देखिए, अब कुछ चीजें यहाँ पर हमें देखनी होती हैं। जैसे जब भी हम जेट ऑफ वाटर पे जाते हैं तो हमें रेट ऑफ फ्लो दिया गया होता है। रेट ऑफ फ्लो का मतलब है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना लीटर पानी कितने टाइम में जाके लगा, तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, जो कि होगा डेल्टा वी। याद रखना ये वॉल्यूम है डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अच्छा, एक बात बताओ, हम सबको पता है वॉल्यूम विल बी एरिया इनटू में एक्स। मान लीजिए इस पाइप का x हो जाए और इसका एरिया a हो जाए, तो इस पाइप का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू x। अब चूंकि इस बॉडी ने डेल्टा x चला, तो अगर मैं x को डेल्टा x कर दूं, क्लियर हो रहा है, और डिवाइड कर दूं इसे डेल्टा t को डेल्टा t से, तो क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को मैं लिख सकता हूं a इंटू वी, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर। ये लाइन समझ में आया कि नहीं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आगे हम वर्क देखने जा रहे हैं, आगे इसको हम यूटिलाइज करेंगे। दोबारा रिपीट कर दूं, जब भी जेट ऑफ वाटर का या किसी फ्लोर का या किसी विंड मिल का, विंड का किसी भी चीज़ में जब भी कहीं मास वेरिएबल होता है, तो वो कभी भी आपसे रेट ऑफ फ्लो के टर्म्स में चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जो रेट ऑफ फ्लो होता है दैट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम का निकला, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितने इंटरवल में निकला, इसी को रेट कहते हैं। वॉल्यूम को हम कहते हैं एरिया इनटू में लेंथ। अब चूंकि हमने जो वाटर का छोटा सा पार्ट लिया था उसने डेल्टा एक्स ट्रेवल किया था, तो हमने वॉल्यूम को लिख दिया ए डेल्टा एक्स। डेल्टा टी ऑलरेडी नीचे था ही था, तो आपको पता है डेल्टा एक्स इज डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा टी इज टाइम इंटरवल, तो इसको हम वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कह सकते हैं। यानी कि रेट ऑफ फ्लो को मैं ए इंटू वी लिखूंगा, वेयर ए इज एरिया, वी इज वॉल्यूम। चलिए, ये एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने चैप्टर वाले कॉन्सेप्ट पे। ये तो हमारा थोड़ा सा बाहर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे। अब अगर आप ध्यान से देखो, वो ध्यान से नोट करना कि डेल्टा एम की भी, क्योंकि अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं, डेल्टा पी अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात करूं, तो डेल्टा पी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इनिशियली था, फाइनली नहीं है। इनिशियली था, फाइनली कोई मोमेंटम एक्स पर नहीं है। तो क्या मैं डेल्टा पी एक्स को लिख दूं 0 माइनस डेल्टा एम वी? ध्यान से देखना, चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो लगने के बाद मैंने आपको बताया चूंकि दीवार है तो अब ये पार तो करेगा नहीं, यानी एक्स फाइनली तो है नहीं, तो हमने फाइनल मोमेंटम 0 और इनिशियल मोमेंटम क्या ले लिया? डेल्टा एम वी। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आई? अब यहाँ पर जो डेल्टा एम है, या तो आप उसे एज इट इज लेके चलो डेल्टा एम को, या तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेल्टा एम कैन बी रिटन एज रो डेल्टा वी। बात समझ में आ रही है? इसका भी यूटिलाइजेशन हम क्या करेंगे? इस वाले में करेंगे। तो जस्ट 1 मिनट देना, मैं देखता हूँ कि स्क्रीन में वो वाला पोर्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ओके, आ। तो डेल्टा एम एक जगह हम रो डेल्टा वी, वी क्या है? वॉल्यूम है, भूलना मत।
और कहीं भी मुझे रेट ऑफ फ्लो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी मिलेगा तो मैं क्या लिख दूंगा, ए वी लिख दूंगा। इस बार जो वी है वो वेलोसिटी है, ए है एरिया। ये क्लियर हुआ। अब हम आते हैं तो हमने देखा चेंज इन लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ द जेट ऑफ वाटर इज माइनस एम वी, माइनस एम वी। तो v को मैं ऐसा बना रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कैपिटल V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए कंफ्यूजन ना हो तो हम v को ऐसा लेके चले। अब भाई एक बात सोचो, इसने इधर से मोमेंटम दिया और आगे नहीं जा पाया, इसका मतलब वॉल के ऊपर जो हमारे पास मोमेंटम एक्सर्ट हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, यानी डेल्टा पी वॉल की अगर हम बात करें तो डेल्टा पी वॉल प्लस डेल्टा पी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0, तभी तो रिजल्ट यहाँ पर x पर कुछ नहीं आया है। इसका मतलब अगर मैं डेल्टा पी वॉल की बात करूं तो माइनस ऑफ डेल्टा पी एक्स का मतलब डेल्टा एम वी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, यानी लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर टू वॉल इज गिवन बाय डेल्टा एम वी। चूंकि डेल्टा वर्ड यूज होता है चेंज को, तो इसीलिए चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय डेल्टा एम इनटू में वेलोसिटी। ये चीज हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम सबको मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा, फोर्स क्या है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये मोमेंटम का चेंज किस पे हुआ है, वॉल पे हुआ है, तो हम फोर्स पहले निकालने जा रहे हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा एम वी बाई डेल्टा टी, और अभी हमने बताया था आपको डेल्टा एम को मैं लिख रहा हूं रो डेल्टा वी। थोड़ा सा ये टफ पड़ेगा कुछ बच्चों को, बट मैंने आपको बोला कि इसी के अंदर अब सारे केसेस के क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। इवन जो ये फैन की आवाज़ आ रही है ना, इस फैन पर भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि फैन क्या करता है, जो एग्जॉस्ट फैन है आपने देखा होगा वो हवा को बाहर फेंकता है, तो हवा की भी डेंसिटी दे रखी होगी। हम यहाँ वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वाटर की डेंसिटी दी होगी। क्लियर हो रहा है। तो इसमें कई सारे केसेस इन्वॉल्व हैं। तो F को मैंने लिखा रो दैट इज डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डेल्टा V, और V हमारे पास ऑलरेडी था ही था और डेल्टा T नीचे है। अब याद करो यहाँ पर मैंने एक बात कही थी, जब भी आपको डेल्टा V बाई डेल्टा T कहीं मिलता है इसका मतलब दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू AV। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन डेल्टा V बाई डेल्टा T यानी रेट ऑफ फ्लो को अगर मैं लिख दूं AV, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो क्या हमारा फॉर्मूला आ जाएगा रो AV स्क्वायर। नोट कर लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन वॉल, तो आप देख रहे होंगे जेट ऑफ वाटर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन वॉल विल बी इक्वल टू रो यानी डेंसिटी ऑफ वाटर, ए यानी एरिया, जिस एरिया के पाइप से आप पानी को भेज रहे हो, और वी के स्क्वायर यानी वेलोसिटी के स्क्वायर पे। क्लियर है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इस पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, और हम जब न्यूमेरिकल सेक्शन में जाएंगे, ये जी मेंस एडवांस 2020 में भी एक क्वेश्चन है, 18 में मेंस में एक क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा है। नीट में भी दो बार ये क्वेश्चन आया है रिसेंट 5 ईयर्स के अंदर। तो नोट कर लीजिए, जब भी ऐसा कोई चीज़ आए तो आपको फोर्स ये याद कर लो, फोर्स विल बी रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो पिछला जो केस था बच्चों, उसमें हमने जेट ऑफ वाटर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन वॉल देखा था, और कैसा हिट किया था जेट ऑफ वॉल ने, वॉल पर नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली। अब हम केस देखते हैं, मान लो एक एंगल पर हिट करे, पिछला किसका केस था, नॉर्मल का, ऐसे जेट ऑफ वाटर ने हिट किया था। अब देखो इस बार केस क्या है, मान लो ये आपका वॉल है, ठीक है, और इस बार जो पाइप आपने बना रखा है वो कुछ इस तरीके से बना रखा है। अब अगर आप नोटिस करो तो जो आपका वाटर है वो कुछ ऐसे हिट करेगा, और यहाँ हिट करने के बाद किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा।
बात समझ में आया? यानी इस बार मैं एंगल पे कर रहा हूँ, तो एंगल पे करने की वजह से पानी अगर ऐसे आया तो लगने के बाद इधर आएगा। अच्छा, मान लो अगर मैंने इसको एक एक्सिस माना, तो लेट सपोज दिस एंगल भी थीटा एंड दिस एंगल भी थीटा। क्लियर हो रहा है? यानी अब कुल मिला के आपने जो जेट ऑफ वाटर आपने मतलब जो जेट ऑफ वाटर आपने इंसिडेंट कराया था वो इस बार एंगल पे इंसिडेंट कराया था। अब देखो, अब ये मोशन इन अ प्लेन हो गया। पिछले में हमने x पर भेजा था, क्लियर है, और वो y पर मूव किया था। यहाँ पर लगने के बाद इस तरीके से जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझदारी दिखानी होगी, थोड़ा सा वेक्टर समझना होगा। तो अगर आप ध्यान दो, लेट सपोज मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व करता हूँ, इस वेक्टर को, क्लियर है? तो आपको पता है वेक्टर में हमने पढ़ाया था कि अगर मैंने एक ट्रायंगल मान लिया, क्लियर है, तो इस ट्रायंगल को अगर मैं ये कंपोनेंट निकालता हूँ तो दिस विल बी, अब क्या क्या हिट किया है, तो वेलोसिटी हिट किया है। मान लो कोई लॉस नहीं हुआ, क्लियर है, हम यहाँ लॉस नहीं देख रहे हैं किसी भी तरीके का। तो मान लो वेलोसिटी से हिट किया और वेलोसिटी उसी वेलोसिटी से बाहर निकला, तो अगर ये v है तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा, यानी ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा। सभी बताओ, सबको क्लियर है? दोबारा रिपीट कर दूं, मैं इस वाले वेक्टर को, क्योंकि लगने के बाद पानी इधर गया है, तो इस वाले वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व किया हूँ। एक रिजॉल्व किया हूँ इस डायरेक्शन में और एक रिजॉल्व किया हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है? अब देखो, अब अगर मैं ऊपर वाले यानी इंसिडेंट, ये तो है रिफ्लेक्टेड, लगने के बाद जो गया, अब मैं अगर ऊपर वाले को रिजॉल्व करूं तो लेट सपोज ये मेरा v है, और अगर आप ध्यान दो तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एक पैरेलल लाइन हो गया, तो जो ये एंगल है वही ये एंगल थीटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? जो ये एंगल है थीटा वही वो एंगल, हमेशा आपको पता है जब भी हम रिजॉल्व करते हैं कहाँ से करते हैं, टेल से करते हैं, क्लियर है? तो अगर मेरा ये v है तो आप देख रहे होगे, तो इस ट्रायंगल में ये जो कंपोनेंट है ये, यानी हॉरिजॉन्टल, दिस विल बी v cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v sin थीटा। क्लियर हो रहा है? दोबारा नोटिस करो, एक कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, एक कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा, जबकि इस वाले केस में ये कंपोनेंट v cos थीटा और ये कंपोनेंट हमारे पास v sin थीटा के टर्म्स में आ गया। अब अगर आप ध्यान दो तो जो मोमेंटम, जो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट था किसके अलोंग, आते समय x के अलोंग, वही जाते समय x के अलोंग है। इसका मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो जो y कंपोनेंट है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। देखो v sin थीटा में कोई चेंज हुआ क्या, जब आया तो भी v sin थीटा था y एक्सिस के अलोंग, और ये जाने वाला, जब आया तब भी v sin थीटा था और जब आया तब भी v sin थीटा था। तो एक बात बताओ, अगर मैं डेल्टा पी वाई निकालूं तो डेल्टा पी वाई क्या आ जाएगा, फाइनल, दैट इज डेल्टा एम वी साइन थीटा, माइनस में इनिशियल, दैट इज डेल्टा एम वी साइन थीटा, और जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 0। यानी y के अलोंग कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं आता है। अब यहाँ तो मैं वाटर का कर रहा हूँ, आप बुक उठाओगे आप देखोगे बॉल का बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे। तो जब भी बॉल के या वाटर के जो भी क्वेश्चन देते हैं हमेशा याद रखना, जब भी एंगल पे कोई चीज लगती है तो y एक्सिस के अलोंग हमारा कोई मोमेंटम में चेंज नहीं आता है। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो डेल्टा पी एक्स अगर मैं निकालूं, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप देखो फाइनल क्या आएगा, फाइनल आएगा डेल्टा एम वी कॉस थीटा माइनस ऑफ इनिशियल क्या आएगा, तो आप देखो v cos थीटा इस साइड है फाइनल का, उसे हम प्लस ले रहे हैं, और जब हम आ रहे हैं तो v cos थीटा इस साइड है। तो आपको पता है वेक्टर है तो एक को माइनस लेना पड़ेगा। तो मान लो मैं आने वाले को माइनस ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा एम वी कॉस थीटा,
जो कि रिजल्ट क्या बनाएगा। तो चूंकि यहाँ पे फिर वॉल्यूम की बात है तो मैं v को चेंज कर रहा हूँ, ऐसा यूज कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल, क्योंकि वॉल्यूम आता है तो कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आप देखो तो डेल्टा px यानी चेंज अलोंग लीनियर मोमेंटम का चेंज किसके अलोंग हो रहा है, एक्स एक्सिस पे, जो कि इक्वल हो जाएगा डेल्टा mv cos थीटा के इक्वल। अब हमारा क्लियर कट यहाँ पर समझ में आ गया कि जब भी एक एंगल से इंसिडेंट करेगा तो y एक्सिस पर कोई मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, सिर्फ x एक्सिस पे मोमेंटम में चेंज होगा। तो आने वाला और जाने वाला, चूंकि दोनों डायरेक्शन उल्टा था और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 डेल्टा mv cos थीटा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब फिर वही कहानी, फिर हम फोर्स निकालने जा रहे हैं। तो जो पिछला केस हमने किया था बच्चों, पिछले केस के कुछ कंक्लूजन में यहीं पर दोबारा नोट कर रहा हूँ, उसे इस बार डिराइव नहीं कर रहा हूँ। क्या क्या कंक्लूजन था, कंक्लूजन नंबर 1, कहीं भी डेल्टा m दिखेगा तो मैं लिखूंगा रो डेल्टा v, कहीं भी डेल्टा v बाई डेल्टा t दिखेगा तो मैं लिखूंगा एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। बाकी सारे जो एजम्पशंस हैं वो वही हैं जो पिछली बार में किए थे, सिर्फ यहाँ पर एक एंगल का इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो चलिए, तो अगेन हमारा टारगेट है जेट ऑफ वाटर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन वॉल। तो जेट ऑफ वाटर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन वॉल विल बी डेल्टा p बाई डेल्टा t, एंड सिंस py है ही नहीं तो उसको हम लेंगे ही नहीं, सिर्फ x पर चेंज है। तो डेल्टा p आ गया हमारा 2 डेल्टा mv cos थीटा बाई डेल्टा t, और आपको मैंने बताया था कि डेल्टा m को मैं लिख सकता हूँ रो डेल्टा v, तो मैंने लिखे इसे रो डेल्टा v इंटू वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा t, और डेल्टा v बाई डेल्टा t इज रिटन एज एरिया इंटू v। तो यहाँ एरिया इंटू v, ऑलरेडी v कॉस थीटा है तो ये v स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इस बार रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट चला था, लेकिन आप देखो बहुत आसान है। यानी जब एंगल पर एंट्री करेगा जेट ऑफ वाटर, या अगर कोई बॉल भी ले लेता, अगर मैं यहाँ बॉल ले लेता तो बॉल के लिए क्या रो के में कन्वर्ट करना पड़ता, नहीं करना पड़ता, क्योंकि बॉल का मास गिवन होता। क्लियर हो रहा है, वहां पर तो सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आता, लेकिन यहाँ पर हमने डेल्टा m के टर्म्स में इसीलिए किया है क्योंकि जब भी हम जेट ऑफ वाटर या विंड या हम फ्लोर जैसे आटे का, बहुत सारे ग्राइंडिंग मशीन, जब भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो आपको चेंज इन मास की भी ज़रूरत पड़ती है। तो नोट डाउन कर लो, ये दो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इम्पल्स के बेस्ड हमें क्वेश्चंस बताता। आप इसे इम्पल्स का टाइप भी कह सकते हो, इसे आप न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोमेंटम भी कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक। क्लियर है, हम जो चैप्टर है ये वो 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट ये पूरा थियरी हो गया, अब लास्ट थियरी बच रहा है जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। लेकिन जो अगला पार्ट होगा उसे आप मिस मत करना, मैं पहले बता दूं, इसी के कंटिन्यूएशन में देखना, उसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन थियरी वाइज बहुत ज़्यादा नहीं है, बट न्यूमेरिकल वाइज इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो इम्पल्स एक यहाँ पर जो थ्योरेटिकल अप्रोच में न्यूमेरिकल था वो एक इम्पल्स था जो हमने देख लिया। अब न्यूटन थर्ड लॉ जो कि आज का लास्ट टॉपिक है, पढ़ने के बाद जो सेकेंड वीडियो अपलोड होगा उसमें हम कम से कम 25 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जो पूरे चैप्टर के बेस्ड होगा, ठीक है। तो उसको जरूर वॉच करना। तो चलो आज का लास्ट टॉपिक करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जा रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो उसमें एडिटिंग में भी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैं 1 आवर से 1.5 आवर के बीच में रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर बात करें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में।
तो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जब भी आप कोई फोर्स लगाओगे, कौन सा फोर्स? कांटेक्ट फोर्स। याद रखना, नॉन कांटेक्ट फोर्स के लिए हम इसको नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग केसेस है, वो हम बाद में देखेंगे कि क्या वहाँ पे थर्ड लॉ होता है या नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, थर्ड लॉ यूनिवर्सल ट्रूथ है, फील्ड वाले में भी लगता है, ठीक है, लेकिन अभी हम जितने यहाँ डील करेंगे वो कांटेक्ट फोर्स के लिए डील करेंगे। तो एक्शन रिएक्शन, यानी कि एक बार मैं लिख लूँ, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि सारे जितने इस पे न्यूमेरिकल होगा ना अगले लेक्चर में, वो सब इसी लॉ के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज रिएक्शन। तो बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल ले जाएंगे। तो देखिए, एक्शन का मतलब है जो आप फोर्स लगा रहे हो, रिएक्शन का मतलब है जो कॉन्टेक्ट सरफेस पे, जो सरफेस जिस पे आपने फोर्स लगाया है वो भी आपको एक रिएक्शन देगा। फील कर सकते हो, आप दीवार को जाओ और एक मुक्का मारो। अब देखा जाए तो आपने दीवार पे मुक्का मारा है ना, हिट किया है ना, लेकिन आप देखो रिवर्स बैक, दीवार भी आपको मुक्का मारेगा। कैसे पता चला? आपको चोट लगेगी ना। वो चोट क्यों लगी? भाई आपने तो उसको मारा था, लेकिन दीवार ने एक्चुअल में आपको एक रिबाउंड दिया, एक रिवर्स चीज दी। तो यही एक्शन रिएक्शन की बातें होती हैं। अब देखो, रिएक्शन को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो देखो, मान लो मेरे पास कोई कांटेक्ट सरफेस है, ये कांटेक्ट सरफेस है, इस पे मैंने कोई बॉडी रख दी mg। अब देखो, अगर मैंने कोई बॉडी रख दी mg, तो ये बॉडी हो सकता है इसको तोड़ते हुए नीचे गिर जाए, लेकिन जब मैंने टेबल पे इसको रखा तो मैंने देखा ये नीचे नहीं जा रही है। इसका मतलब न ये नीचे जा रही है ना ये ऊपर आ रही है। इसका मतलब इस पे, इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हो रहा है? जीरो लग रहा है। अब भाई नेट फोर्स जीरो लग रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि नेट फोर्स तो यहाँ लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए? mg लगना चाहिए, जिसे हम वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। यही तो है हमारा नेट फोर्स, F = mg। लेकिन हमने क्या देखा कि एक्चुअल में चूंकि ये बॉडी जब हमने अपने टेबल पे रखा तो कहीं मूव नहीं कर रही है, और फिजिक्स कहता है अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, पोजीशन चेंज नहीं कर रही, इसका मतलब उस पर फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसको हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? इसको जस्टिफाई करते हैं कि जितना वेट आपने टेबल पे लगाया उतना ही एक फोर्स, रिएक्शन फोर्स, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, वो टेबल इस ऑब्जेक्ट पर लगाएगा। अब देखो, एक फोर्स नीचे और एक फोर्स ऊपर। अब याद करो, वेक्टर, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों ही फोर्स हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर F नेट निकालूं तो अब हमें इजीली देखने को मिल रहा है कि सिंस हमारा F नेट 0 है, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन बॉडी में नहीं है। और अगर बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब जितना फोर्स लगा उतना ही रिएक्शन फोर्स लगा। बट दोनों में फर्क क्या था? दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे डायरेक्शन वाइज, यानी दोनों डायरेक्शन वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो सेम थे, डायरेक्शन वाइज देखें तो अगर ये जे कैप पे लग रहा है, ठीक है, माइनस जे कैप पे, तो जो रिएक्शन है वो किस पे लग रहा है? प्लस जे कैप पे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां से प्रूफ होता है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब रिएक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? अब जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मान लो मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर पे बहुत बड़ा बॉल रख दिया और मैंने आपसे बोला बताओ रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पर ध्यान देना, रिएक्शन फोर्स जो हमारा वेट होता है, वेट हमेशा अर्थ के परपेंडिकुलर लगेगा, कभी वेट चेंज होता ही नहीं है, वो हमेशा कहाँ लगेगा? अर्थ के परपेंडिकुलर। लेकिन जो रिएक्शन होता है ये हमेशा कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है। तो जैसे यहाँ पर कांटेक्ट कैसा था बच्चों? ये था, तो रिएक्शन इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगाया गया। अगर यहाँ पर मुझसे कोई पूछे रिएक्शन, तो आप देखो इस बॉडी का वेट तो mg लग रहा है, लेकिन चूंकि इसको नीचे नहीं कोई संभाला है, साइड में संभाला है,
तो इसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसका परपेंडिकुलर फोर्स हमारा रिएक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? तो जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या होता है, तो यहाँ पर हम जनरल ले रहे हैं क्योंकि रिएक्शन अपने आप में फोर्स है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। और जो वेट है, आप देखो यहाँ हमने ये नहीं कहा कि वेट इधर लग रहा है, वेट नहीं, वेट हमेशा नीचे लगेगा, रिएक्शन हमेशा कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगा। तो चलो इसी के साथ हम आज का लेक्चर ओवर करते हैं। कल वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, अलग अलग टाइप्स के रिएक्शन फोर्स देखेंगे, टेंशन देखेंगे और उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, कीप वॉचिंग और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।